Hello everyone, I hope you all are good. Welcome to my channel शिफाली ऑनलाइन क्लासेस. दिस इज शिफाली सिंह और मैं आज लेके आई हूँ OBE एग्जाम जो दिसंबर 2020 में होने वाले हैं उसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कुछ न्यू गाइडलाइंस इशू की हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. देखिए, नोटिफिकेशन आई थी आपकी 18 नवंबर 2020 को, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ये नोटिफिकेशन जो पहले नोटिफिकेशंस आई हैं रिगार्डिंग दिसंबर एग्जाम से, ये उनके कंटिन्यूएशन में ही दी हुई हैं. और उन्होंने ये भी कहा है कि एग्जामिनेशन थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सेवेंथ सेमेस्टर के लिए प्लस जो एसेंशियल रिपीटर्स हैं फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के, ठीक है, जो रिपीटर्स हैं जो जिनका कोई ईयर वगैरह आई थी, ठीक है, उनके लिए भी ये एग्जाम होने हैं. प्लस जो एक्स स्टूडेंट्स हैं उनके भी एग्जाम शुरू होने हैं. इंप्रूवमेंट के केसेस में भी एग्जाम होने हैं और ये एग्जाम स्टार्ट है आपके 12 दिसंबर 2020 से. ओके, अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये भी कहा है कि उन्होंने टेंटेटिव डेट शीट रिलीज कर दी थी 5 नवंबर 2020 को, और मैंने उस पर भी वीडियो बनाई थी. अगर आपने वीडियो नहीं देखी थी कि टेंटेटिव डेट शीट क्या है तो मैं लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जरूर उसे जाके देखिए. ठीक है, साथ में DU ने ये भी कहा है कि क्योंकि इस बार काफी प्रॉब्लम चल रही है तो इस वजह से जो भी कॉलेज, इंस्टीट्यूट, स्टूडेंट्स और स्टेक होल्डर्स हैं इन सबसे डिस्कशन करने के बाद अभी फाइनल डेट शीट डिक्लेयर होनी है. तो ये सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ DU की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिलेगा. अपार्ट फ्रॉम दिस, DU ने ये भी कहा है कि जितने भी एक्स स्टूडेंट्स हैं या फिर जिनकी ER आई है, अगर उन्हें अपने एग्जाम के जो मार्क्स हैं वो इम्प्रूव करवाने हैं तो इसके लिए उन्हें सिर्फ और सिर्फ जिस भी ईयर में, जिस भी सेमेस्टर में ER आई थी उसके बेसिस पे ही डेट शीट देखनी है. एंड जितने भी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं जिनकी भी ER आई है, सपोज अगर फिफ्थ सेमेस्टर की ER है तो वो फिफ्थ सेमेस्टर के डेट शीट के अकॉर्डिंग देखेंगे. एंड अगर थर्ड सेमेस्टर में ER आई थी तो थर्ड सेमेस्टर के अकॉर्डिंग उनको एग्जाम देना है. एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो सिक्स सेमेस्टर में पास हो गए हैं, जो अपने फाइनल ईयर में पास हो चुके हैं, सिर्फ वही स्टूडेंट्स फिफ्थ सेमेस्टर की इंप्रूवमेंट में एग्जाम दे सकते हैं एज पर द डेट शीट. इसके साथ ही जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के अभी एग्जाम्स देंगे, वो अगर उनकी थर्ड सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में बैक आई थी, ER आई हुई है, तो वो उसका भी एग्जाम दे सकते हैं साथ में. और वो स्टूडेंट्स जो अभी थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम देंगे, जो सेकेंड ईयर में हैं, वो अपने फर्स्ट सेमेस्टर के किसी एग्जाम की अगर उन्हें इम्प्रूवमेंट देनी है एग्जाम में तो वो भी दे सकते हैं. ठीक है, सो इन दिस केस ऑल स्टूडेंट्स मस्ट इंश्योर कि एग्जामिनेशन फॉर्म वो पूरे तरीके से फिल कर दें. और इस चीज का स्पेशली ध्यान रखिए कि अगर फिफ्थ सेमेस्टर में, मैं दोबारा बता रही हूँ, अगर किसी की जो फिफ्थ सेमेस्टर में जो स्टूडेंट है अगर उसकी थर्ड सेमेस्टर में बैक आई थी, ठीक है, तो थर्ड सेमेस्टर में वो अभी भी एग्जाम फॉर्म में, जो फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म है उसमें थर्ड सेमेस्टर के उस सब्जेक्ट को मेंशन कर सकते हैं. और जो सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जो अभी थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम्स देंगे, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में वो इम्प्रूवमेंट का किसी सब्जेक्ट में पेपर दोबारा देना चाहते हैं तो वो अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में उसे भी मेंशन करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस, एडमिट कार्ड्स आपको मिल जाएंगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, आपको आपके कॉलेज से भी पता चल जाएगा. तो स्टूडेंट्स को वो डाउनलोड करने हैं, प्रिंट करने हैं और यूनिवर्सिटी और कॉलेज के थ्रू आपको पूरे तरीके से इंफॉर्मेशन लेती रहनी है. साथ में स्टूडेंट शुड रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद देयर कॉलेज और इंस्टीट्यूट. तो आप हमेशा ये मत सोचो कि सब कुछ आपको पता चल जाएगा अपने आप ही. आपको खुद भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. आप कॉलेज, इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से खुद भी पता करिए कि क्या होगा. और कॉलेज और इंस्टीट्यूट है वो अपनी ईमेल अपडेट यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जो भी स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं टीचर्स के साथ, या फिर जो भी कॉलेज और इंस्टीट्यूट ने अपने बनाए होते हैं, वो भी वहां से भी स्टूडेंट्स को पूरे तरीके से इंफॉर्मेशन दी जा सकती है. हर एक कॉलेज और हर एक इंस्टीट्यूट जो भी नोडल ऑफिसर है, जिसके साथ भी आप ये बोल सकते हो कि जिन्हें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है कि किस तरीके से आपको एग्जाम कंडक्ट करवाना है, उनका मोबाइल नंबर, उनकी ईमेल आईडी आपको हर कॉलेज और इंस्टीट्यूट पर मिल जाएगी. एंड साथ में यूनिवर्सिटी भी आपको टाइम टू टाइम सारी नोटिफिकेशन प्रोवाइड करती रहेगी. बस बात यहाँ पर सिंपल सी ये है कि अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नोडल ऑफिसर से बात कर सकते हैं. प्लस आपको खुद भी पता करना पड़ेगा कॉलेज और इंस्टीट्यूट से, कहीं से भी आपका फॉर्म नहीं रहना चाहिए. ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अब मैं बताने जा रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब OBE कंडक्ट हुए थे अगस्त में, ठीक है, जुलाई में, तो वहां पे बेसिक जो स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी वो यही थी कि हमें जब एग्जाम देना था, ठीक है, हमें जब आंसर शीट सबमिट करवानी थी तो हमें क्या क्या डिटेल्स मेंशन करनी थी. तो यहाँ पे इस बार DU ने पहले से ही सब कुछ मेंशन करके दे दिया है
आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पीडीएफ तो मिल ही जाएगी। मैंने इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, साथ में मैंने कमेंट में भी पिन किया हुआ है। सो स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो यूज करना है A4 साइज पेपर और मार्क करना है पेज नंबर ऑन द टॉप ऑफ ईच पेज। तो ध्यान रख लीजिए, इस चीज को कहीं नोट डाउन कर लीजिए, चाहे आपको A4 साइज पेपर पे आंसर्स लिखने हैं, साथ में आपको हर एक पेज पे पेज नंबर लिखना है ऑन द टॉप ऑफ, ठीक है, सबसे ऊपर लिखना है आपको। नाउ ऑन फर्स्ट पेज, पहले पेज पे आपको क्या क्या डिटेल्स लिखनी है ये देख लीजिए। आपको डेट, टाइम एंड एग्जामिनेशन ये सब कुछ मेंशन करना है, एग्जामिनेशन रोल नंबर, देन नेम ऑफ द प्रोग्राम, बी इट BA, BCom, BSc, ऑनर्स पास, जो भी है आपका कोर्स वो आपको मेंशन करना है, सेमेस्टर मेंशन करना है, यूनिक पेपर कोड आपको मेंशन करना है जो आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते टाइम भी मेंशन किया होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस यूनिक पेपर कोड आपकी डेट शीट में भी मेंशन होता है, टाइटल ऑफ द पेपर की आपका कौन सा सब्जेक्ट है, नेम ऑफ द कॉलेज और इंस्टीट्यूट, ईमेल आईडी ऑफ द स्टूडेंट। तो ये सारी चीजें बहुत ही साफ हैंडराइटिंग में ही यूज करके आप उसे लिखेंगे, ठीक है, नीट एंड क्लीन ही देना, क्योंकि आप वहां पे अपनी क्लैरिफिकेशन देने के लिए नहीं बैठे होगे जब टीचर चेक करेंगी। देन मोबाइल नंबर देना है आपको अपना, और डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन में ये फॉर्मेट ध्यान रखिए, आपको पहले डेट लिखनी है, फिर मंथ लिखना है, फिर ईयर लिखना है, और ईयर भी पूरा लिखना है, ठीक है, और आवर्स और मिनट्स भी बताने हैं साथ में। अपार्ट फ्रॉम दिस जो ड्यूरेशन है एग्जामिनेशन की, ये तो आप सबको पता है कि 4 आवर्स की है, जिसमें से 3 आवर्स आपको मिलेंगे क्वेश्चन मतलब आंसर्स करने के लिए जो आपका टाइम होता है, और 1 आवर आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए, आंसर शीट को स्कैन करने के लिए, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको स्कैन करनी है, ध्यान रख लीजिए। लास्ट टाइम कई स्टूडेंट्स ने सिर्फ पिक्स सेंड कर दी थी तो काफी प्रॉब्लम हो गई थी, इस बार उन्होंने प्रॉपर आपको बताया है कि पीडीएफ फॉर्मेट में ही आपको आंसर्स देने हैं, और साथ में आपको अपलोड करने हैं वो स्कैन पीडीएफ जो भी आपको पोर्टल प्रोवाइड किया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो एग्जाम की ड्यूरेशन है वो है 6 आवर्स की, ठीक है। अब ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि लास्ट टाइम स्टूडेंट्स की क्वेरी ये भी थी कि अगर हमारे यहाँ पे पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी है या फिर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो उस केस में हम अपना एग्जाम जो आंसर शीट है वो टाइम पर सबमिट नहीं करवा पाए हैं, तो क्या हमारी आंसर शीट चेक होंगी या फिर वो रिजेक्ट कर देंगे, क्या होगा। तो डीयू ने इसके लिए इस बार एक रिव्यू कमेटी बनाई है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपके यहाँ पे पुअर कनेक्टिविटी है या फिर टेक्निकल ग्लिचेस हैं, तो इस केस में आपको अपनी आंसर शीट को सबमिट करने के लिए एक्स्ट्रा 60 मिनट्स दे दिए जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपके पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए कि आपके यहाँ पे पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी थी। ओके, सो रिव्यू कमेटी क्या करेगी, जो भी आप जिस भी टाइम पे आप आंसर शीट सबमिट करोगे वो आंसर शीट सबमिशन का जो टाइमिंग होगा वो सिस्टम रिकॉर्ड कर लेगा, और वहां से रिव्यू कमेटी जो डिलेड सबमिशंस होंगी उनके लिए जो भी एग्जैक्ट टाइमिंग होगा वो चेक करेंगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई थी, ठीक है। तो आपके लिए आपके पास उस टाइम पे एक प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। देन स्टूडेंट्स को सबमिट करनी है अपनी आंसर शीट विदाउट यूजिंग एनी अनफेयर मीन्स। दैट मीन्स आपको क्या करना है, आपके सामने जो स्क्रीन उस टाइम पे ओपन होगी, आपको बेकार में किसी भी टैब पे क्लिक मत करना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका एग्जाम ही कैंसिल हो जाए। तो ऐसा मत करना, जो आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है आपको उसी टाइम पीरियड के अंदर सारी चीजें करनी है, ठीक है। अपनी आंसर शीट्स को स्कैन भी करना है, अपलोड भी करना है, अपने आंसर्स भी आप प्रॉपर वे में लिखेंगे, और जो परफॉर्मा डीयू ने आपको प्रोवाइड किया होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड करके आंसर शीट्स अपलोड करनी है आंसर प्रॉपर लिखने के बाद। अब अपार्ट फ्रॉम दिस डीयू ने ये भी कहा है कि स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन है, या तो वो कॉलेज में आके फिजिकल मोड में एग्जाम दे सकते हैं या फिर रिमोट मोड घर से भी एग्जाम दे सकते हैं, अगर उनके यहाँ पे प्रॉपर इंटरनेट फैसिलिटी है तो। अब यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इफ इन केस आपने एग्जाम फॉर्म में फिजिकल मोड सिलेक्ट कर लिया है तो कोई बात नहीं, अब अगर आप चाहते हैं कि आप घर से रिमोट मोड में एग्जाम दे तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने रिमोट मोड में ही सिलेक्ट किया है बट अब आप फिजिकल मोड कॉलेज में आके एग्जाम देना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो गया है। साथ में ये भी बताया गया है कि कॉलेज पूरी जो भी इंफॉर्मेशन है और जो भी नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी सिटिंग अरेंजमेंट है वो उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर डीयू ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने रिमोट मोड, दैट मीन्स वो घर से एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। सबसे पहली इंस्ट्रक्शन तो यही है कि आप इंडिया में चाहे किसी भी स्टेट में हो, किसी भी पार्ट में हो, आप एग्जाम दे सकते हैं। ऐसा कुछ उन्होंने स्पेसिफिक नहीं बताया कि अगर आप इस पर्टिकुलर स्टेट में तभी आप एग्जाम दे सकते हैं। तो इंडिया में अगर आप कहीं पे भी हैं तो आप रिमोट मोड से एग्जाम दे सकते हैं।
उसके लिए आपके पास या तो लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप या फिर मोबाइल फोन या फिर कोई भी ऐसी अप्रोप्रिएट डिवाइस होनी चाहिए जिसमें प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, जहां से आप यूनिवर्सिटी पोर्टल को एक्सेस कर सको, क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सको और आंसर शीट्स को अपलोड कर सको उसी यूनिवर्सिटी पोर्टल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी पोर्टल पे ध्यान रखिए, आपको जो भी वेबसाइट दी होगी आप उसी पे अपनी आंसर शीट्स को सबमिट करना। ठीक है, नाउ लास्ट टाइम भी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आई थी कि उन्होंने मुझसे लास्ट टाइम भी कमेंट में पूछा था कि हमारी जो फाइल थी उसका साइज ये था, उसका ये पर्टिकुलर साइज नहीं था, तो क्या अब मेरी आंसर शीट चेक नहीं होगी, क्या वो रिजेक्ट कर देंगे? तो इस बार डीयू ने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि स्टूडेंट्स को अपनी जो भी आंसर शीट है वो क्वेश्चन वाइज, देखिए आपको क्वेश्चन वाइज ही उसे क्या करना है, स्कैन करना है। तो जब आप अपनी पीडीएफ बना लेंगे, उस पीडीएफ को एक बार चेक कर लेना कि वो पीडीएफ के आंसर रीडेबल फॉर्मेट में है या नहीं है। दैट मीन्स वो आपसे पढ़े जा रहे हैं कि अगर दूसरा पर्सन भी कोई उसे पढ़ेगा तो इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में ही अपना क्वेश्चन पेपर जो भी आंसर शीट्स होंगी उनको आप आंसर्स देना। और साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि पीडीएफ फाइल का साइज 7 MB के अंदर होना चाहिए। 7 MB को एक्सीड मत करना, 7 MB काफी होता है, हो जाएगा आपका इजीली। प्लस आप रीऑर्डरिंग जो होगी वो बहुत अच्छे तरीके से करना। अगर जो आपके आंसर शीट्स हैं अगर वो आगे पीछे हैं, ठीक है, तो जो भी नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप आंसर शीट्स को एक बार अरेंज करके फिर पीडीएफ फॉर्मेट में 7 MB साइज चेक करके ही अपलोड करना, क्योंकि आप वहां पे एग्जामिनर के सामने नहीं होगे क्लैरिफिकेशन देने के लिए, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। प्लस आप जो पीडीएफ फॉर्मेट में आंसर शीट सबमिट करेंगे, जो भी अपलोड करेंगे, आप उसमें कोई पासवर्ड नहीं लगाएंगे, विदाउट पासवर्ड। ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई एग्जामिनर को आपका पासवर्ड नहीं पता होगा कि पीडीएफ का ये पासवर्ड है, उनको बहुत सारी आंसर शीट चेक करनी है, तो विदाउट पासवर्ड ही आप पीडीएफ फॉर्मेट में आंसर शीट अपलोड करेंगे। अनदर थिंग इज, लास्ट टाइम स्टूडेंट्स की ये भी क्वेरी आई थी मेरे सामने कि उन्हें यही नहीं पता चल रहा था कि उनकी आंसर शीट वहां पे पहुंची है या नहीं पहुंची है, क्योंकि उनके पास कोई कंफर्मेशन मेल नहीं आई थी, कोई सबमिशन मेल नहीं आई थी। तो इस बार डीयू ने कह दिया है कि जो भी स्टूडेंट अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से, ध्यान रखिए आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से ही आंसर शीट्स को अपलोड करना है। ठीक है, वही रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है जो आपने एग्जामिनेशन फॉर्म इस बार फिल करने के लिए यूज की है, आप उसी एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को यूज करेंगे अपनी आंसर शीट्स को अपलोड करने के लिए। ठीक है, जब आप आंसर शीट को अपलोड कर देंगे, जब आंसर शीट आपकी प्रॉपर अपलोड हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी, तो उसके बाद आपके पास एक सिस्टम जनरेटेड एक्नॉलेजमेंट आएगी जिसमें लिखा हुआ होगा कि आपकी आंसर शीट सबमिट हो चुकी है। अब फॉर फ्यूचर पर्पस आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है कि आपकी आंसर शीट अपलोड हुई थी या नहीं हुई थी, तो आप वो स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने फिर से यही कहा है कि जिन स्टूडेंट्स ने रिमोट मोड में सिलेक्ट किया था, अब अगर वो चाहें भी तो भी वो फिजिकल मोड कॉलेज में आके एग्जाम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिसने फिजिकल मोड में सिलेक्ट किया था वो चाहे तो घर से बैठ के एग्जाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आती हैं फिजिकल मोड के स्टूडेंट्स के लिए, जिन स्टूडेंट्स ने फिजिकल मोड दैट मीन्स कॉलेज में आके एग्जाम देना है। तो सबसे पहला तो यही है कि स्टूडेंट्स को जो भी सिटिंग अरेंजमेंट दी जाएगी कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग, उन्हें वही फॉलो करनी है, उसे आप बिल्कुल भी वॉयलेट ना करें। सेकेंड थिंग, स्टूडेंट्स को कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट की तरफ से ही आईसीटी बेस्ड फैसिलिटीज दैट मीन्स कंप्यूटर या फिर लैपटॉप जो भी होगा वो प्रोवाइड मिलेगा, एंड वहीं से आपको अपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं, आपको आंसर शीट स्कैन करनी है, और साथ में जो भी आंसर शीट आपको अपलोड करनी है ओबीई पोर्टल दैट मीन्स यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी वेबसाइट का पोर्टल होगा आपको वहीं पे सबमिट करनी है, कहीं और मत करना। स्टूडेंट्स चाहे फिजिकल मोड में एग्जाम दे चाहे रिमोट मोड में एग्जाम दे, उन्हें A4 साइज पेपर पे ही अपना एग्जाम देना है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको। एंड स्टूडेंट्स अगेन जो फिजिकल मोड में अपीयर हो रहे हैं वो चाहे तो घर से एग्जाम दे सकते हैं अगर वो चाहते हैं तो, लेकिन आप देख लेना, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में प्लीज ये मत पूछना कि मैम आपको क्या लगता है हमें घर से देने चाहिए एग्जाम या फिर कॉलेज में जाके। देखिए ये आपकी कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है, अगर आप कॉलेज में जाके देना चाहते हैं आप देके जाइए, लेकिन आप प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके जाइए सारी, और अगर आप घर से एग्जाम देना चाहते हैं तो आप ये चेक कर लें कि आपके यहाँ पे कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर है भी तो उसके लिए आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए ताकि आपका एग्जाम जाए। क्योंकि यहाँ पे नोट में डीयू ने देखिए स्क्रीन पे लिखा भी हुआ है बोल्ड लेटर्स में कि आंसर शीट अगर आपने ओबीई पोर्टल की जगह कहीं और सबमिट कर दी, जैसे लास्ट टाइम स्टूडेंट्स ने 6-7 जगह सबमिट कर दी थी आंसर शीट, तो काफी प्रॉब्लम हुई थी डीयू के लिए उसे कंसोलिडेट करने में। तो अब इस बार उन्होंने जो एक ओबीई पोर्टल आपको प्रोवाइड किया होगा वो वहीं पे ही आपकी आंसर शीट एक्सेप्ट करेंगे और कहीं पे नहीं। साथ में डीयू ने ये भी कहा है कि अगर आपको आंसर स्क्रिप्ट को कैसे सबमिट करना है
उसके स्टेप्स चेक करने हैं तो आप obe.du.ac.in इस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देती हूँ, आप वहां से जाके डायरेक्टली एक्सेस उसे कर सकेंगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस डीयू ने मॉक टेस्ट पेपर के बारे में भी बताया है कि आपको एग्जाम से कुछ टाइम पहले 1 वीक पहले, ठीक है, 1 वीक पहले आपको मॉक टेस्ट पेपर दिए जाएंगे, जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी कि आपको एक्चुअली एग्जाम में अपीयर कैसे होना है और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको कौन से टूल्स को यूज करना है। ठीक है, ताकि एक बार आपको एक डेमो मिल जाए, आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से आंसर्स लिखने हैं और आपको आंसर्स क्वेश्चन वाइज लिखने हैं, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन वाइज आंसर लिखना और आंसर नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में ही लिखना। अगर नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में नहीं लिख सकते हो तो एटलीस्ट आंसर्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस दे देना, ताकि कंजेस्टेड वे में एग्जामिनर को चेक करने में प्रॉब्लम ना हो। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी एक्सेस या फिर व्यू होगा क्वेश्चन पेपर का ओबीई पोर्टल पे, वो डेट शीट के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कि एग्जामिनेशन ब्रांच ने डेट शीट, फाइनल डेट शीट कब तक डिक्लेयर करते हैं वो अभी कॉलेजेस से डिस्कस वगैरह करके। और साथ में उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट जो नोट्स दिए हैं वो यही है कि साइन नोटिफिकेशन अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। दैट मीन्स आपको सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ और सिर्फ www.du.ac.in इसी वेबसाइट पे मिलेगा, क्योंकि यही डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट है। कहीं भी इधर उधर से आप इन्फॉर्मेशन मत कलेक्ट करना। ये जो मैं अभी आपको पीडीएफ से मैं आपको वीडियो बता रही हूँ, वीडियो के थ्रू, यहाँ पे भी ये भी मैंने पूरा का पूरा आप जाके चेक कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीयू की वेबसाइट का लिंक दिया है जहां से मैंने पीडीएफ ली है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके, अब जो भी गाइडलाइंस डीयू ने जो भी गाइडलाइंस अभी बताई हैं, जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की हैं, ये 3rd, 5th और 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, साथ में जिन स्टूडेंट्स को इम्प्रूवमेंट देनी है, साथ में जो एक्स स्टूडेंट्स हैं जिनकी ईआर वगैरह आई है, साथ में जितने भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं किसी भी स्ट्रीम के हो, चाहे वो एनसी वेब के स्टूडेंट्स हो, एसओएल के स्टूडेंट्स हो, फॉर द एकेडमिक सेशन 2020-21 ये सब पे अप्लाई होगी, क्योंकि दिसंबर 2020 ओबीई कंडक्ट होने हैं। और साथ में उन्होंने फिर से यही कहा है कि रेगुलर अपडेट्स के लिए आप डीयू की वेबसाइट को कंटिन्यूअसली चेक करते रहिए, ताकि आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको वीडियो में जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया वो आपके काम आएगी। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं तो मैंने बीकॉम के सब्जेक्ट्स पे, 3rd सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स पे वीडियोस बनाई हुई हैं। आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। मैंने कंपनी लॉ पे वीडियोस बनाई हैं, मैंने इनकम टैक्स पे वीडियोस बनाई हैं। अभी हाल ही में मैं साइबर लॉ एंड क्राइम पे वीडियो बना रही हूँ, तो आप वो जाके देख सकते हैं, आपको नोट्स वहां पे मिल जाएंगे। अगर आपको अपार्ट फ्रॉम दिस डीयू के ओबीई से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मैंने अगस्त में जो फर्स्ट फेज ओबीई हुआ था मैंने उसमें भी आपको वीडियो प्रोवाइड की थी। अगर आपने वो नहीं देखी थी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है, आप वो भी देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, दूसरे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर लीजिए, एसओएल एंड एनसी वेब के स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, एक न्यू एजुकेशनल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे सेफ एंड